हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं हम लोग अपने इस लेक्चर में क्लास 12th के फिजिक्स की एनसीईआरटी को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि मैं आपको हर वीडियो में हर टॉपिक को पूरी तरह से एक्सप्लेन करके उस चीज़ को समझा सकूं। तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें ताकि हम अच्छे से अच्छे और क्लियर वीडियोस बना सकें। हम हमको सपोर्ट करने के लिए जो हो सकता है आप कर सकते हैं और प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए हम आपके लिए ले आए हैं आज का नया लेक्चर, जो कि क्लास 12th की फिजिक्स की एनसीईआरटी का पेज नंबर 10 है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हम लोगों ने कंटेन कर लिया था। आज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पे क्लास 12th की फिजिक्स की एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी का पेज नंबर 10 में दो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल नंबर 1.2 एंड एग्जाम्पल नंबर 1.3। आज हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 2? इफ़ 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? कह रहा है अगर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वह एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हर सेकंड मूव करते हैं, तो बताइए कि इस तरीके से एक 1 कूलम चार्ज बॉडी में ट्रांसफ़र होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको इससे समझते हैं। तो कह रहे हैं कि n इक्वल टू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र हो रहा है। ये बॉडी ए ट्रांसफ़र हो रहा है बॉडी बी पर। ठीक है, एवरी सेकेंड, हर सेकेंड इतना इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो हम देखेंगे कि इतना इलेक्ट्रॉन जाने से कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से जानते हैं Q इक्वल टू एन ई। तो Q इक्वल टू एन यानी 10 की पावर 9 E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इट मीन्स हर सेकेंड उस बॉडी से इतना चार्ज दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि 1 कूलम चार्ज, ये Q1 मान लेते हैं। ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो नाउ वी यूज़ द यूनिटरी मेथड दैट कि Q1 चार्ज ट्रांसफ़र होने में 1 सेकेंड लगता है, मीन्स हर सेकेंड Q1 चार्ज। तो पूछा है Q2 यानी 1 कूलम के कितना लगेगा, तो Q2 चार्ज ट्रांसफ़र होने में कितना समय लगेगा। तो यूनिटरी मेथड में होता है इसका मल्टीप्लाई, यानी Q1 इंटू 1 सेकेंड अपॉन में ये Q2 इंटू 1 सेकेंड अपॉन में ये Q1। नाउ Q2 कितना है, Q2 है आपका कैलकुलेट 1 कूलम, और Q1 है आपका 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 19 और 10 की पावर 9, 10 की पावर माइनस 10 ऊपर चला जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन 1.6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 16, पॉइंट हटा दिए ऊपर 0 आ गया, 10 की पावर 9, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, यानी आ गया 5/8 इंटू 10 के पावर 9। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड, यानी इतना सेकेंड आपको लगेगा वहाँ पर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र करने में, इतना सेकेंड लगेगा। अगर हम इसको ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो ये अबाउट आ जाएगा, अबाउट 198 ईयर आएगा, 198 ईयर आएगा, मीन्स अबाउट 200 ईयर। ठीक है, मीन्स कि अगर कोई बॉडी हर सेकेंड 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करती है तो पूरा का पूरा 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र करने में उसको लगभग अबाउट 200 ईयर का समय लग सकता है, यानी 198 ईयर अबाउट इसको हम लोग 200 ईयर मान सकते हैं। इतना समय आपको लग सकता है 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र करने में। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये तो था एग्जाम्पल नंबर 1.2। ओके, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये बता रहे हैं यहाँ पे कि इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट इज़ द रफली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन इन अ पीस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मटेरियल। मतलब कोई भी मटेरियल है जो क्यूब के शेप का है, अगर उसकी साइड 1 सेंटीमीटर है तो वह अबाउट 2.5 इंटू 10 पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है। ठीक है, मतलब अगर कोई कॉपर है, कॉपर का कोई क्यूब है, ठीक है, और जिसकी साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर है, तो ऐसे में ये कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स ये कंटेन करेगा। ठीक है, कॉपर का अगर कोई क्यूब है
तो अगर उसकी साइड 1 है तो मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वैल्यूम में कॉपर में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 2.5 इंटू 10⁻24। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। कह रहा है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन 1 कप ऑफ वाटर। कह रहा है 1 कप ऑफ वाटर में कितने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अब इसको देखते हैं। तो भैया 1 कप ऑफ वाटर कंसीडर, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, लेट 1 कप ऑफ वाटर मीन्स 250 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। 1 कप ऑफ वाटर में कितने होते हैं ग्राम में, 250 ग्राम, ठीक है। अब H2O जो है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, इसका 2 हाइड्रोजन है और ये 16, तो ये होता है 18, यानी H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होता है, 18 ग्राम इसका होता है, ठीक है। अब हम लोग को देख लेंगे, तो ये 1 कप ऑफ वाटर इतना होता है और H2O का मॉलिक्यूलर मास इतना होता है, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ऐसे करके समझ लेते हैं। तो हमारे पास है कितना H2O, 250 ग्राम H2O है, ठीक है। और H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 ग्राम। तो हम देख लें कितने मोल H2O हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू m/m, यानी 250/18, यानी इतने मोल H2O हैं, ठीक है। अब देखिए 1 मोल H2O में एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी 6.023 इंटू 10⁻23, यानी अगर 1 मोल किसी भी एटम का 1 मोल लेते हैं तो आपको इतने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो अभी आपके पास कितने मोल हैं, इतने। तो इतने मोल में कितने होंगे, 250/18 मोल में कितने H2O हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन में ये 250/18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यानी इतने टोटल मॉलिक्यूल्स H2O के होंगे, ठीक है। अब 1 H2O अगर है, 1 H2O मॉलिक्यूल्स है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं, ठीक है। हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इसके पास, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास पॉसिबल है, किसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन अगर पॉसिबल हो सकते हैं तो एक H2O में कुल हमारे पास कितने H2O है, इतना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने पॉसिबल हैं, इतने, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इतने में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन में 250 इंटू 18 इंटू 10, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया n। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब Q इक्वल टू n ही लगा देंगे और हमारी वैल्यू आंसर आ जाएगा। तो हम एक बार और फिर से आपको समझाते हैं, फिर आगे का प्रोसीड करते हैं। देखिए इन्होंने पूछा था कि 1 कप ऑफ वाटर में कितने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होंगे। तो 1 कप ऑफ वाटर मीन्स 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो 250 ग्राम वाटर में कितने पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। तो हम जानते हैं Q इक्वल टू n। तो हम पहले पता कर लें कि 250 ग्राम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम मोल कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इसका H2O का जो होता है 18 ग्राम होता है मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, डिवाइड कर दिए तो इतना मोल आ गया। 1 मोल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इतने होते हैं, तो टोटल इतने मोल में कितने होंगे, इसका मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी ये गलत हो गया। तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 250 अपॉन में 18, ठीक है। यानी टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे इतने मोल में। उसके बाद 1 H2O कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, 10, एक H2O। तो कुल आपके पास इतने H2O हैं अब, क्योंकि टोटल इतने मोल थे, एक मोल में इतने H2O, तो इतने मोल में कितने H2O, इतना हो गया। अब एक H2O 2 हाइड्रोजन का और 8 ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कुल 10 इलेक्ट्रॉन एक H2O में है। तो इतने H2O में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6.023 इंटू 10⁻23 और इंटू ये हो जाएगा आपका 250/18, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इंटू 250/18 और ये 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन होगा। अब हम Q इक्वल टू n करके इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, लेकिन जानते हैं थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप यहीं कैलकुलेट कर देंगे। तो अभी ऐसे ही रहने देंगे तो हो सकता है आगे जो कटना होगा, जैसे फाइनल कैलकुलेशन, हमेशा न्यूमेरिकल लगाते समय हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कैलकुलेशन फाइनल करें। तब तक कैलकुलेशन को कंप्लीट ना करें जब तक लगे ना कि नहीं अब इसी को सॉल्व करने से आंसर आना है।
अब देखिए, अब हमारा Q इक्वल टू एन आंसर आएगा, तो वहाँ हम सब चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। इससे थोड़ा सा आसानी ये हो जाएगी कि जो चीज़ कटनी है कट जाएगी, और थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम Q इक्वल टू एन लगाएंगे और ये हमारा न्यूमेरिकल हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो चलिए नाउ द टोटल चार्ज Q इक्वल टू एन। तो Q इक्वल टू एन की वैल्यू है कितनी, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, और इसके बाद इंटू 250 इंटू 250 इंटू 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा अपॉन 18। ठीक है, इंटू ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻19। तो हम यहाँ पे कर देंगे इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वह आ जाएगा Q इज इक्वल टू 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। इस तरीके से हमारा आंसर सॉल्व होकर के ये आपको देखने को मिल जाएगा कि 250 ग्राम में कितने चार्ज होते हैं। क्लियर? तो ये एग्जांपल भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कैलकुलेशन थोड़ा सा अब पेज में प्रॉब्लम है, और ना मैं पलट की कैलकुलेशन भी कर देता, आई होप आप कर लेंगे, और नहीं कर पाते तो आप कमेंट करिए, मैं कैलकुलेशन करके भी आपको दे दूंगा। ओके, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 2500 हो गया, ये 250 था, ये 10 का मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19 लिखा हुआ है अपॉन 18। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। इतना आपका चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पेज नंबर 10 पर 2 एग्जाम्पल थे जो आपने देख लिया। ठीक है, तो पेज नंबर 10 पे 2 एग्जाम्पल आपके हो गए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कूलम्स लॉ होगा। कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ क्या होता है उसको हम जानेंगे एक्सप्लेन करके, और साथ ही साथ हम आपको एनसीईआरटी को पॉइंट टू पॉइंट रीड करके भी समझाने की कोशिश करते हैं, तो करेंगे। ठीक है, इसके लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके सुझाव दें ताकि हम उसको बेहतर से बेहतर बना सकें। थोड़ी क्लियरेंस की प्रॉब्लम है बट सॉल्व हो जाएगी आपकी हेल्प से। तो थैंक यू सो मच।